हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमारे सबसे पहले डी की ऑर्बिटल्स आती हैं। तो आप जानते हैं डी की हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी गिवन है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। अब ये जो हमारी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, ये हमारी बेसिकली अलोंग दी एक्सिस हमारी वर्क करती हैं। और ये जो हमारी डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड है, ये हमारी इन बिटवीन दी एक्सिस हमारी वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बेसिकली जो डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है, इनको हम ई जी से रेफर करते हैं। ठीक है, और ये जो बची हुई 3 ऑर्बिटल्स हैं डी की, इनको हम T2G से रेफर करते हैं। अभी जो हमारी EG और T2G है, ये हमारी बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होती है कि हमारी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की हमारी एनर्जी लेवल के अंदर हमारी पेयरिंग हो रही होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये हमको ये शो करती हैं। अब बात कर लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले केस लिया है हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, और यहाँ पे देखा है कि हमारा लिगेंड अप्रोच कैसा करेगा। तो लिगेंड तो हमारी स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल की तभी होगी जब लिगेंड हमारा अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे हमारे फ्री मेटल लाइन है। फ्री मेटल लाइन में डी की 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब डी की ऑर्बिटल्स हमारी ब्रेक डाउन हो जाएंगी क्योंकि लिगेंड हमारा यहाँ पे अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा, तो ये हमारी EG और T2G में हमारी स्प्लिट हो जाएंगी। EG और T2G के बीच में जो गैप रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा नोट से। डेल्टा नोट हमें बताएगा स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हमारा स्प्लिटिंग एनर्जी गैप यदि हमारा ज़्यादा है, तब हम यहाँ पे बेसिकली जो 3 हमारे बेसिकली आप जानते हैं T2G के अंदर हमारे ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पहले। अब जैसे हम 4th इलेक्ट्रॉन डालेंगे फॉर द फुलफिल द कंडीशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम जैसे 4th इलेक्ट्रॉन डाल रहे होंगे, या तो वो हमारा बेसिकली पेयर अप होगा, 4T2G ऑर्बिटल में आएगा, या फिर EG ऑर्बिटल में चला जाएगा, जंप कर जाएगा। तो जब भी हमारा बेसिकली स्प्लिटिंग एनर्जी गैप की वैल्यू ज़्यादा होगी, तब हम बेसिकली पेयरिंग करवाएंगे और 4th इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देंगे। और जब भी हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी गैप की वैल्यू कम होगी, ये डिस्टेंस यदि हमारा कम है, तो तब हम जो है बेसिकली उसको जंप करा रहे होंगे, EG ऑर्बिटल में ले जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली ये वैल्यू गिवन है कि EG की हमारी प्लस 0.6 डेल्टा नोट एनर्जी की वैल्यू होती है और माइनस 0.4 डेल्टा नोट। अब ये जो हमारी EG प्लस T2G है, इनका समीशन हमारा डेल्टा नोट के इक्वल आना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये शो है कि 0.6 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि EG के हमारे पास 2 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे हमने इंटू 2 डेल्टा नोट किया है। और माइनस 0.4 में हमारी T2G की 3 ऑर्बिटल्स का हमारे बेसिक क्लास आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 ऑर्बिटल्स लिए, तो यहाँ पे हमने माइनस 4.3 इंटू डेल्टा नोट किया है। अभी जो माइनस साइन है, ये हमको शो कर रहा है कि ये जो हमारा बेसिकली इसके अंदर जितनी भी हमारी ओवरलैपिंग होगी या फिर हमारी बेसिकली फिलिंग और ऑर्बिटल होगी, ये हमारी ज़्यादा स्टेबलाइज होगी एज़ कम्पेयर टू दी EG। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं। अब ये आप समझ गए बेसिकली कि हमारा एनर्जी स्प्लिटिंग गैप की वैल्यू यदि हमारी ज़्यादा है तो पेयरिंग होगी और 4th इलेक्ट्रॉन हमारा पेयर अप हो जाएगा। और एनर्जी स्प्लिटिंग गैप की वैल्यू हमारी पेयरिंग की वैल्यू ज़्यादा है, एनर्जी स्प्लिटिंग गैप हमारा कम है, तब हमारा 4th इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारी CN इज इक्वल टू 4, ये थी रिगार्डिंग हमारी कंडीशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। तो CN4 में क्या होता है, CN4 में हम बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ठीक है, DsP2 नहीं देख रहे होते। तो sp3 में हमारे पास केवल ये हमारी D ऑर्बिटल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी स्प्लिटिंग हो जाएगी T2 में और E में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली G ऑर्बिटल नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हम T2 और बेसिकली E बताते हैं। अब ये जो हमारा गैप है T2 और E के बीच में, ये हम डिनोट करते हैं डेल्टा T से। डेल्टा T की जो वैल्यू आती है, वो हमारी ओरिजिनल स्प्लिटिंग एनर्जी गैप के कंपैरिजन में हमारी कम आ रही होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी एनर्जी गैप की वैल्यू है T2 और E के बीच में, ये हमारा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू दी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द स्प्लिटिंग एनर्जी गैप बिटवीन दी ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज़। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज़ की वैल्यू ज़्यादा आएगी एनर्जी स्प्लिटिंग गैप की, और एनर्जी स्प्लिटिंग गैप इन CN इज इक्वल टू 4 की वैल्यू हमारी कम आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली जिसका भी ज़्यादा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हम कह सकते हैं वो हमारा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा होगा। यदि हमारे पास कोई मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है, +2 में है, इसके अलावा यहाँ पे हम मेटल ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आप जानते हैं, आपने डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने देखा था कि बेसिकली जो हमारा मैंगनीज़ है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मैंगनीज़, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रोमियम जो है वो हमारा बेसिकली दो कंपाउंड शो करता है। एक शो करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू को, एक शो करता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू को। तो यदि हम यहाँ पे क्रोमियम का एग्जांपल ले रहे हैं, उसको कंपेयर करें, तो यानी कि +1 +7 हमारा हाईली स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू दी +3, ठीक है। तो सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो रहा होगा तो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू हमारी ज़्यादा आएगी, यानी कि डेल्टा नोट की वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही होगी। इसका मतलब ये है डेल्टा नोट की वैल्यू ज़्यादा आने से कि हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा हाईली स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहा होगा। फिर सेकंड फैक्टर आता है कि हम बेसिकली यदि हम लें साइज के कंपैरिजन में, ठीक है, एक हमारे पास 5d ऑर्बिटल का कंपाउंड है, एक हमारे पास 3d ऑर्बिटल का कंपाउंड है, तो हमारे पास हाईली स्टेबल कंपाउंड वो होगा जो 5d ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी होती है 5d की हमारी ज़्यादा स्टेबल एज़ कम्पेयर टू 4d। सिमिलरली 4d इज़ मोर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म रादर देन 3d, ठीक है। ज्योमेट्री आप समझ गए, हमारी जो स्प्लिटिंग एनर्जी गैप है ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज़ में वो हमेशा ज़्यादा ही होती है एज़ कम्पेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी गैप इन द टेट्राहेड्रल स्पीशीज़, ठीक। फोर्थ आता है हमारा बेसिकली नेचर ऑफ द लिगेंड। अब लिगेंड का हमारा कैसा नेचर है ये हम बताते हैं। यदि हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ से CFSE की वैल्यू हमारी हाई होगी। हाई होने से हमारा मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। पेयर अप हमारे तब होंगे जब हमारा बेसिकली स्प्लिटिंग एनर्जी गैप की वैल्यू हमारी बेसिकली ज़्यादा आ रही होगी एज़ कम्पेयर टू दी पेयरिंग। उस केस में हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमारी CSFE लो होती है, क्योंकि हमारा बेसिकली स्प्लिटिंग एनर्जी जो गैप है वो हमारा स्मॉल होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पेयर अप नहीं होते, इलेक्ट्रॉन हमारे इस केस में जम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। यहाँ पे सबसे पहले हमने नेगेटिव लिगेंड्स लिए, फिर न्यूट्रल लिगेंड्स लिए और फिर पॉजिटिव लिगेंड्स लिए, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखी है। तो I- से हमारा वाटर तक जो है ये सारे के सारे हमारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और हमारे वाटर से जो है कार्बोक्सिलेटो तक NO और CO तक ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हमारी पेयरिंग हो जाती है और वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमारी पेयरिंग नहीं हो पाती, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारा बेसिकली जैसे कि हमारा वाटर एक्ट होता है एज दी वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन एक केस हमारा ऐसा आता है जिसमें वाटर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रेस्पेक्ट में वर्क कर रहा होता है, और वो है हमारी कंडीशन जब भी हमारा कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, तब हमारा वाटर एक्ट हो रहा होगा एज दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। यही सिमिलर वर्क हम ऑक्सीलेटो में भी देखते हैं C2O4 2- में। यदि हमारा कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हमारा यदि हमारा ये मेटल, ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा मेटल है, लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब हमारा C ऑक्सीलेटो हमारा एक्ट हो रहा होगा एज दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक। अब ये आप समझ गए बेसिकली कि हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में CSFE की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो -4 × डेल्टा नोट ये हमारी वैल्यू है बेसिकली T2G की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -4 × डेल्टा नोट हमारी T2G की वैल्यू है, और +0.6 × डेल्टा नोट ये हमारी EG की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जब डेल्टा नोट ज़्यादा होगा P से, तब हम पेयरिंग करा देंगे, और जब हमारा एनर्जी स्प्लिटिंग गैप कम होगा तब हम पेयरिंग नहीं कराएंगे, तब उस केस में हम इलेक्ट्रॉन को जम करा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन। अब ये सारे बेसिकली मेटल नहीं, ये लिगेंड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे क्यों हमको बताना है कि किसका वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर आ रहा होगा। तो वेवलेंथ को चेक करने के लिए हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ पर रिलेशन होता है hc/λ का, ठीक है। तो यदि हम E की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम बेसिकली
वेवलेंथ के ऑर्डर को डिटरमाइन कर पा रहे होंगे। और ई की वैल्यू को निकालने के लिए हमको फाइंड आउट करना है डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या है? डेल्टा नॉट है हमारा एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, ठीक है। तो डेल्टा नॉट हमारा ज़्यादा होता है बेसिकली उस केस में जिस भी केस के अंदर हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहे होते हैं, ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप देख सकते हैं कि हमारा बेसिकली NO2 माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज़ कम्पेयर टू दी अमाइन, सिमिलरली एज़ कम्पेयर टू दी एक्वा, ठीक है। और तो यहाँ से हम वेवलेंथ का ऑर्डर निकालेंगे तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा क्योंकि हमारा एनर्जी और वेवलेंथ पर रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग बेसिकली क्रिस्टल CSFE के बारे में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म से बेस्ड, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में पहले हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहला एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स वो होते हैं जब हमारे कैटायन एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो हमारा यहाँ पे हमारा CN माइनस है, ये हमारा एक्ट हो रहा होगा ST9, ये भी कोऑर्डिनेटेड एंटिटी के अंदर है। और यहाँ पे हमारा NH3 अमाइन की ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे क्रोमियम एक्ट हो रहा होगा ST पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन को कहेंगे हम कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे कैटायन एनायन दोनों ही हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो ये ऐसे हमारे आइसोमर्स कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है। सेकंड आइसोमर आते हैं हमारे हाइड्रेशन आइसोमर्स। तो यहाँ पे हमारा वाटर ST पहले एक्ट कर रहा होगा लिगेंड और सेकंड में एक्ट करेगा ST आयनाइजेशन स्फीयर के आउटर वाला पार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स 5 प्रेजेंट है यहाँ पे एग्जांपल के अंदर। तो यदि हम यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक को बेसिकली बाहर ले जाएं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर, ठीक है, तो यहाँ से हमारे बेसिकली, और जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसी भी, चाहे हम एक्सिस AgNO3 के साथ कराएं, ठीक है, तो वहाँ से हमारे AgCl के प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हो रहे होंगे, तो वहाँ पे हमारा जो H2O वाला पार्ट है वो हमारा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए हमको बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंटिटी से यहाँ पे वाटर को बाहर ले जाना ज़रूरी हो जाता है रिएक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वाटर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है, और जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी से हमारा एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा तो एक क्लोरीन हमारा अंदर चला जाएगा। ऐसे आइसोमर्स कहलाते हैं हमारे हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। यानी कि हमने हाइड्रोजन को लिगेंड में से हटा करके एनायन का पार्ट बनाया, तो जो एनायन थे हमारे पहले वो हमारे लिगेंड के पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे आइसोमर्स हाइड्रेट आइसोमर्स कहलाते हैं। थर्ड है हमारा लिंकेज आइसोमर्स। तो लिंकेज आइसोमर्स में हम एम्बीडेंटेड लिगेंड का यूज़ कर रहे होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड हमारे वो लिगेंड होते हैं जिनकी हमारी 2 डोनर साइट प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में CONH3 CnCl2 है और CONH3 NCCl2 है। तो यहाँ पे Cn जो है, ठीक है, Cn और NC ये हमारे एक्ट हो रहे होंगे ST एम्बीडेंटेड लिगेंड, क्योंकि Cn वाले केसेस के अंदर हमारा जो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा वो हमारा कार्बन बॉन्ड फॉर्म करेगा मेटल के साथ, और NC के केस में हमारा मेटल के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो हमारा बेसिकली नाइट्रोजन फॉर्म्ड कर रहा होगा। तो ऐसे लिगेंड्स हमारे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहला रहे होते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारे आइसोमर्स आते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो आयनाइजेशन आइसोमर्स हमारे बेसिकली सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ये हमारे सिमिलर होते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स के रेस्पेक्ट में। हाइड्रेट आइसोमर्स में हम क्या कर रहे थे, H2O को एनाइन बना रहे थे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर निकाल कर काउंटर आयन बना रहे थे। और यहाँ पे हम जो है बेसिकली यहाँ पे एक जो है हम लिगेंड, यहाँ पे हम एक लिगेंड को बाहर लाएंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर, उसको बेसिकली काउंटर आयन बनाएंगे, और काउंटर आयन के बदले जो हमारा बेसिकली पहले काउंटर आयन था वो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा आयनाइजेशन आइसोमर्स कहलाएगा। अब ये जो हमारे आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, ये आप देखेंगे ये इनकी वैल्यू जो है कोऑर्डिनेशन नंबर की वो हमारी सेम ही रहती है। जैसे इस केस में बात कर लेते हैं तो NH3 के हमारे 4 मोल्स हैं, क्लोरीन के हमारे 2 मोल्स हैं, तो इसका ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो हमारा 6 आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे NH3 के 4 मोल्स हैं, Cl1 है और Br1 है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा चेंज नहीं होगा, ना ही तो आयनाइजेशन आइसोमर्स के केस में, ना ही हाइड्रेट आइसोमर्स के केस में। वहाँ पे बस हमारी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। दैट्स वाई
वी आर कॉल इट एज दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हमारे टाइप्स हैं हाइड्रेट आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमर्स, एम्बिडेंटेड लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप होते हैं। सेकंड होते हैं हमारे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स में हम बेसिकली जीआई और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स देख रहे होते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात कर लेते हैं जीआई के अंदर, तो हमने लिया पहले कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारी ऑब्टेंड होती है CN4 के अंदर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो यहाँ पे हमारा टेट्राहेड्रल के अंदर जीआई ऑब्टेंड नहीं होता। ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल हो सकती है। ठीक है, और बेसिकली 4 के केस में हमारी स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। ठीक है, तो जीआई के जब भी हमारा जीआई आएगा तो हमारी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, और जब भी हमारा ऑप्टिकल आएगा तो हमारी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो रही होगी। ऑक्टाहेड्रल केसेस के अंदर हमारे जीआई दोनों ही शो करते हैं। ठीक है, यदि हमारी CN कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 है तो उस केसेस में हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे और हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारे बेसिकली ऑक्टाहेड्रल के एग्जांपल्स हैं। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 है, जैसे कि हमारा मेटल है और ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा लिगेंड है, तो A के हमारे 4 मोल्स हैं, B के हमारे 2 हैं। टोटल ओवरऑल हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 हो जाएगी, 4 + 2। ये हमारे 2 GI शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बस यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने B के 2 मोल्स नहीं लेकर के 1 मोल हमने C का ले लिया है। ठीक है, तो ये भी हमारा 2 GI शो करेगा। सिमिलरली MA3BCD हमारे 4 GI शो करते हैं और MA2B2C2 ये हमारे 5 GI शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज़ हैं वो हमारे कितने नंबर ऑफ़ GI शो कर रहे होते हैं। अभी जो हमारा एग्ज़ाम्पल है हमारा MA3B3, ये हमारी बेसिकली हमारे 2 आइसोमर शो करता है। पहला होता है हमारा फेशियल और सेकंड होता है मेरिडोनियल। ठीक है, तो फेशियल हमारे बेसिकली कौन कौन से होते हैं, जब भी हमारे लिगेंड्स, ठीक है, मेटल से जो हमारे लिगेंड्स लगे रहते हैं, यदि सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स हमारे एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं, ठीक है, तब हमारा फेशियल आइसोमर ऑब्टेंड होगा। और जब भी हमारे एडजेसेंट लिगेंड अपोजिट पोजीशन पे लगे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये भी और ये भी हमारे अपोजिट पोजीशन पे हैं, ठीक है, तो ये हमारे मेरिडोनियल स्ट्रक्चर ऑब्टेंड कर रहा होगा। फिर हमारे आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का केस है पहला हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स तभी शो होंगे जब हमारी केवल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट इन वन केस MABCD। ठीक है, तो केवल MABCD में हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑब्टेंड होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं MABCD के केसेस के अंदर हमारे जो चारों लिगेंड्स मेटल से अटैच हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि उनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही होगी, और ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनके अंदर हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है। ठीक है, वो हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सेकंड केस है हमारा बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, जिसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे हमारे जो CN6 में तो वो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स इनएंशियोमर पेयर बना लेते हैं। अब इनएंशियोमर पेयर में हमारी बेसिकली 2 कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करते हैं, पहला होता है डेक्स्ट्रो, सेकंड होता है लीवो। ठीक है, तो DL कॉन्फ़िगरेशन हमारे एग्जिस्ट करते हैं इनएंशियोमर पेयर्स में। ठीक है, सिमिलरली हमारे यदि कोई मेटल हमारा कायरल कार्बन है तो वहाँ पे हमारे R&S कॉन्फ़िगरेशन हमारे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे हमारे इनएंशियोमर पेयर है, जैसे कि हमारा MAB होल थ्राइस है, तो यहाँ पे 2 इनएंशियोमर पेयर बनेंगे, और MABCDEF जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे हमारे 15 इनएंशियोमर पेयर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है।
यहाँ पे हमने स्टीरोमर्स आइसोमर की बात कर ली और स्ट्रक्चरल आइसोमर देख लिए, और हमने आज की वीडियो में बात की थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप के बारे में, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप उस केस में आता है जब हमारे बेसिकली लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं एंड दी वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे केमिस्ट्री का। टिल देन कीप लर्निंग।